अम्मा, रात के 11 बज गए। बाबूजी अभी तक काम से नहीं लौटे। तब अम्मा बताने लगी, कारखाने में फ़ोन करके पूछ लिया, तुम्हारे बाबूजी सुबह कारखाने पहुँचे ही नहीं। तुम लोग घर पर ही रहो, मैं थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ। इतना कहकर अम्मा घर से बाहर निकल गई। बड़ा भाई बताने लगा, आज तो बाबूजी का सैलरी का दिन था और मुझे नई बाइक दिलाने का वादा भी किया था। मेरी बाइक का क्या होगा? बहन अलमारी का दरवाज़ा खोलते हुए बोली, तुम्हें अपनी बाइक की पड़ी हुई है? मैंने अपने लिए बाबूजी से स्कूटी मांगी थी। मेरी स्कूटी अगर नहीं आई तो मुझे बस पकड़कर ही जॉब करने जाना पड़ेगा। तुम दोनों भाई स्कूल छोड़ने के बाद 2 सालों से घर में खाली बैठे हो। बाबूजी कितनी बार कहते थे, कोई छोटा मोटा काम सीख लो, आगे चलकर काम आएगा, 2 पैसे कमाना सीख जाओगे। मगर तुम्हें तो सुबह 10 बजे होकर उठना है, दिन भर बाहर मोहल्ले में घूमना है और शाम को आकर खाना खाना है और टेलीविज़न देखना है। इसके अलावा तो कभी तुमने कुछ सोचा ही नहीं। और नेक राम को ना पढ़ाई से मतलब, ना बाबूजी के काम से मतलब, बस रोज खर्चे के लिए पैसे मांगता रहता है। उन पैसों का क्या करता है किसी को नहीं बताता। बाबूजी लापता हो गए मगर तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं। अम्मा बेचारी अकेली ही थाने में गई है रिपोर्ट लिखवाने। थोड़ी देर बाद अम्मा घर वापस लौट आई और बताने लगी, पुलिस वाले कह रहे हैं 3 दिन इंतज़ार कर लीजिए, अगर नहीं मिले तो हम खोजबीन शुरू कर देंगे। भूख जोरों की लग रही थी, इसलिए हम भाई बहनों ने अम्मा से कहा, अम्मा तुम चिंता मत करो, बाबूजी जल्दी ही वापस आ जाएंगे। रात काफ़ी हो चुकी है, चूल्हे में अभी तक एक रोटी भी नहीं पकी। तब अम्मा बताने लगी, आज बाबूजी की सैलरी किराने की दुकान वाले को देनी थी, तभी तो वह हमें नया राशन देगा। मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं राशन कहाँ से लाऊं? आज रात तुम्हें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। रात के 3 बज चुके थे। मैं रसोई घर में जाकर बर्तनों को टटोलना शुरू किया, शायद कुछ खाने को मिल जाए। आटे का कनस्टर खाली था, टोकरी में कोई कच्ची सब्जी नहीं थी। बड़ा भाई और बड़ी बहन भी रसोई घर में आ गए। बर्तनों की खटपट सुनकर, क्यों रे नेकराम, रसोई घर में क्या कर रहा है? बड़ी बहन ने पूछा। बहन को देखकर मैं पेट पकड़कर बोला, दीदी भूख लगी है। तो भाई बताने लगा, अम्मा ने बताया था खाने के लिए कुछ नहीं है, तो तू फिर रसोई घर में क्यों घुसा? चल सो जा, सुबह कुछ इंतजाम करेंगे। अम्मा भी तो भूखी है। मगर मुझे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। हम तीनों भाई बहन उस रात जागते रहे और जागते जागते ही सवेरा हो गया। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अखबार वाला सामने खड़ा हुआ था। कहने लगा, महीना पूरा हो गया, पैसे दे दीजिए। अखबार वाले की बात सुनकर अम्मा दौड़कर गेट पर आई और कहने लगी, अखबार के रुपये अगले महीने चुका देंगे और आप अब हमारे घर अखबार मत लाया करो। अखबार वाले ने अम्मा से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तब बहन ने
बता दिया बाबूजी की सैलरी अभी तक नहीं मिली, बाबूजी कहीं खो गए हैं, पुलिस उन्हें तलाश रही है। तब अखबार वाले ने कहा, अगर आपके बाबूजी नहीं मिलेंगे तो क्या मेरे अखबार के रुपये नहीं आप लोग देंगे? मुझे भी रुपया आगे देना होता है, मैं कुछ नहीं जानता, 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, मेरे अखबार के रुपये मुझे दे देना, उसके बाद मैं आपके घर कभी नहीं आऊँगा। अखबार वाला हमें धमका कर चला गया और जाते जाते अम्मा से कहा गया, तुम्हारे इतने बड़े हट्टे कट्टे 2 लड़के हैं, क्या यह नौकरी करके घर नहीं चला सकते जो बाबूजी का इंतजार कर रहे हो? बाबूजी भी आ जाएंगे, मगर इन बच्चों को भी तो काम करना चाहिए, अपने बाबूजी का हाथ बटाना चाहिए। मेरी नज़र बार बार चूल्हे पर जा रही थी। मैंने अम्मा को बताया, आप पड़ोस से कुछ कर्जा मांग लो, कम से कम आज का दिन तो बीत ही जाए, कल शाम से कुछ नहीं खाया। तब बहन चिल्लाते हुए बोली, बाबूजी खो गए और तुम्हें रोटी की पड़ी है। तभी एक महंगी साड़ी पहने हुए एक सुंदर सी महिला गेट पर खड़ी होकर बोली, 2 महीने से इस कमरे का किराया नहीं दिया, अब 3रा महीने मैं नहीं लगने दूंगी, और यह मत कहना कि तुम्हारे बाबूजी खो गए, यह सब नाटक बहुत पुराना हो गए है। आज शाम को 3 महीने का किराया न दिया तो शाम को अपना घर खाली करवा लूंगी। अभी जाती हूँ। और वह पाजेब की छम छम करती हुई सीढ़ियों से नीचे चली गई। बड़ा भाई बोला, अम्मा मेरे पास गाड़ी का लाइसेंस है, 6 महीना पहले मुझे ड्राइवर की नौकरी मिल रही थी एक सेठ के पास, मगर मैंने नौकरी के लिए मना कर दिया था। उसका कार्ड भी मेरे पास है, शायद वहाँ नौकरी लग जाए। बड़े भाई ने तुरंत अलमारी से कार्ड निकाला और नंबर मिलाया। कॉल लग गई। नमस्ते, मेरा नाम नवीन है, 6 महीना पहले आपने मुझे काट दिया था ड्राइवर की नौकरी के लिए। मुझे नौकरी की आज सख्त ज़रूरत है, आप सैलरी बता दीजिए। उधर से आवाज़ आई, सैलरी तुम्हें मिल जाएगी, आप अभी ड्यूटी पर आ जाए। भैया ने अम्मा की आंख से आंसू पोंछते हुए कहा, सेठ जी से नौकरी की बात हो गई है, मैं कुछ एडवांस भी मांग लेता हूँ, शायद दे दे। सेठ जी से एडवांस की बात करने पर सेठ जी मान गए। भैया खुश होते हुए बोले, अम्मा मैं अभी आधे घंटे में एडवांस लेकर आता हूँ, फिर तुम किराने की दुकान से राशन ले आना। भैया घर से बाहर तुरंत निकल गए। बहन मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, अभी तक तो मैं जॉब करके सारे रुपये अपने ऊपर खर्च करती थी और हमेशा बाबूजी के पीछे पड़ी रहती थी कि बाबूजी मुझे स्कूटी दिलाओ। चोरी छिपे मैंने कुछ रुपये जमा किए थे। उन रुपयों में से 1 महीने का किराया आराम से चुकाया जा सकता है। मकान मालकिन से और मोहलत मांग लेंगे। धीरे धीरे उनका किराए का रुपया भी चुका देंगे। बड़ी बहन ने अलमारी से रुपये निकालकर अम्मा के हाथ में पकड़ा दिए और कहा, लो मकान मालकिन को 1 महीने का किराया पहुंचा दो। अम्मा रुपये लेकर मकान मालकिन को देने चली गई। मैंने बहन को बताया,
मोहल्ले में एक नया साड़ी का शोरूम खुला है, शायद मुझे भी वहाँ नौकरी मिल जाए। मैं अभी शोरूम के मालिक से बात करके आता हूँ। घर से बाहर निकलने पर कुछ दूरी पर वह शोरूम मिल गया। बोर्ड अभी भी लगा हुआ था, यहाँ हेल्पर की ज़रूरत है। दुकान मालिक को मैंने बताया मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, जैसा भी काम हो मैं कर लूँगा। कहाँ करता हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है? शोरूम के मालिक ने पूछा। जी मेरा नाम नेकराम है, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने फिर कहा, इस दुकान में महिलाएं आती हैं, उन्हें साड़ियाँ दिखानी होती है। सुबह दुकान 10 बजे खुलती है। दुकान खुलते ही तुम्हें झाड़ू लगाना है और फिर उसके बाद ग्राहकों को साड़ियाँ बेचनी है। अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा साड़ियाँ बेचोगे तो तुम्हें अलग से कमीशन भी मिलेगा। तुम चाहो तो अभी से काम शुरू कर सकते हो। बाबूजी खो गए। ये बात मैंने शोरूम के मालिक को नहीं बताई। कहीं वह कहने लगे कि नौकरी पाने के लिए तुम झूठी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। यही सोचकर मैंने बाबूजी का परिचय नहीं दिया और ये कह दिया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, घर के खर्च काफ़ी बढ़ चुके हैं। हमारे बाबूजी अब बूढ़े हो जा रहे हैं, एक न एक दिन हमें ही उनका सहारा बनना है। शोरूम का मालिक मेरी बातें सुनकर खुश हुआ और कहने लगा, मैं शोरूम में केवल उन्हीं लड़कों को रखता हूँ जिनका मैं घर देख लेता हूँ और उनके परिवार वालों से मिल लेता हूँ। अभी मेरे पास समय नहीं है, 2 दिन बाद आऊँगा तुम्हारे बाबूजी से मिलने के लिए। मैं चुपचाप काम पर लग गया। दोपहर होने पर दुकान के मालिक ने मुझे 2 समोसे और चाय पिलाने। खाली पेट में कुछ खाने से मुझे कुछ आराम मिला। धीरे धीरे शाम बीत गई। तब शोरूम के मालिक ने कहा, नेकराम इधर आओ, आज तुम्हारा पहला दिन है, ये लो 100 रुपया। क्या पता तुम कल ना आओ, इसलिए आज की पेमेंट मैंने कर दी है। अगर तुम कल आओगे तो तुम्हें और रुपये मिलेंगे। मैं ज़रूर आऊँगा। इतना कहकर रुपये लेकर मैं घर की तरफ चला आया। घर में घुसते ही खाने की खुशबू आ रही थी। अम्मा चूल्हे में कड़ी पकौड़ा बना रही थी और गर्मा गर्म रोटियां पकाकर पहले से ही एक टोकरी में रखी हुई थी। मैं समझ गया था भैया को एडवांस मिल गया, इसलिए अम्मा खाना पका रही है। और मकान मालकिन भी नहीं आई, क्योंकि बहन ने 1 महीने का किराया दे दिया था। अम्मा पकाती गई और हम भाई बहन खाते गए, मगर अम्मा ने एक रोटी का निवाला भी नहीं खाया। घर के भीतर की कुंडी लगाकर हम बिस्तर बिछाने की तैयारी करने लगे, मगर मेरा एक चादर कम था। मैंने अम्मा को बताया, अम्मा इस घर में तो 6 चादर हैं, मगर मैं बार बार गिनती कर रहा हूँ, चादर की संख्या केवल 5 है। एक चादर कहाँ गया? शायद पलंग के नीचे होगा। मैं पलंग के नीचे झांकने लगा तो अम्मा ने मुझे रोका। नेकराम तू पलंग के नीचे मत झांक, वहाँ बहुत से पुराने और टूटे हुए बर्तन पड़े हुए हैं। कल सुबह चादर ढूंढ लेंगे। पलंग के नीचे झांक कर मुझे ऐसे लगा जैसे बर्तनों के बीच में कोई बड़ी ही सी पोटली पड़ी हुई है। पहले तो यह पोटली नहीं थी। पोटली को गौर से देखने पर मुझे लगा पोटली हिल भी रही है। मैं चिल्लाया, मम्मी पलंग के नीचे जरूर कोई चोर छिपा हुआ है। भैया और बहन जल्दी से डंडा उठा लाए। तभी अम्मा चिल्लाई, अरे रुक जाओ,
डंडा मत मार देना, वह चोर नहीं तुम्हारे बाबूजी है। हमें समझ आ चुकी थी बाबूजी ने हमारे साथ एक नाटक किया है। शायद वह हमें यह समझाना चाहते थे इस दुनिया में जब मैं न रहूं तो तुम लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगे। तब बाबूजी बोले, तुम लोग सही सोच रहे हो। एक पिता की अपनी निकम्मी औलादों से यही चिंता रहती है, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे अपनी देखभाल और अपने परिवार की देखभाल कैसे करेंगे। इस नाटक के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। हम तीनों भाई बहन बाबूजी से लिपट गए और रोते हुए बोले, बाबूजी हमारी आंखें खुल चुकी है। आज से आप घर पर बैठोगे और हम काम पर जाएंगे। हम दोनों भाइयों की बातें सुनकर बाबूजी ने कहा, मुझे 3 दिन का नाटक करना था। मैं देखना चाहता था मेरे न रहने पर मेरे दोनों जवान बेटे और मेरी बेटी अम्मा की देखभाल कर पाएंगे या नहीं। लेकिन तुमने साबित कर दिया और तुम्हारी अम्मा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। तुम्हारी अम्मा थाने नहीं गई थी, 1 घंटे बाहर पार्क में बैठकर वापस लौट आई और तुमसे झूठ कहने लगी कि मैं थाने गई थी। यह सब मेरी लिखी हुई कहानी थी जिस पर तुम्हारी अम्मा अमल कर रही थी। हम दोनों भाइयों ने एक साथ कहा, अम्मा की एक्टिंग और बाबूजी का नाटक हमें पसंद आया। इस बहाने हमारे अंदर का डर निकल गया। अब हम भी नौकरी करके घर की जिम्मेदारी उठाएंगे, फिर कोई नहीं हमें निकम्मी औलाद कहेगा। हमारी बात सुनकर बाबूजी कहने लगे, तुम्हारी अम्मा ने शहर में एक ज़मीन खरीदी है। इस ज़मीन की किस्त चुकाने में मुझे पूरे 10 वर्ष लग गए। तब हम दोनों भाइयों ने कहा, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, अब हम भी तुम्हारे साथ हैं, जल्दी ही वहाँ पर मकान बना लेंगे। तब अम्मा बताने लगी, एकता में बड़ी ताकत होती है। अगर परिवार के सभी सदस्य रुपया कमाए और घर के बड़े बुजुर्गों को जमा करने के लिए दे तो गरीबी से निजात पा सकते हैं। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद शहर में अब हमारा भी अपना मकान था। बाबूजी की ज़मीन पर हम दोनों भाइयों ने मिलकर 3 मंजिला मकान बनवा दिया। बहन की शादी धूमधाम से हो गई और उसे हमने एक नई स्कूटी भी दे दी। अब बहन स्कूटी से ही ससुराल से मायके में आना जाना करती है। बाबूजी के साथ मिलकर हमने 3 वर्ष और कड़ी मेहनत की। रुपया जमा होने के बाद बाबूजी ने हम दोनों भाइयों की भी एक करके शादी कर दी। बाबूजी ग्राउंड फ्लोर में अम्मा के साथ अपना हंसी खुशी जीवन बिता रहे हैं। हम दोनों भाइयों को मजबूत बनने में हमारे बाबूजी का बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए हमारे बाबूजी जिंदाबाद। हमारी अम्मा ने फिजूल खर्ची नहीं होने दी और सब काम सही समय पर किया, इसलिए अम्मा हमारी जिंदाबाद। हमें भी गर्व है, सही समय पर हमारी आंखें खुल गई और हमने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और हमें यह बात भी समझ में आ गई, पिता के बूढ़े होने से पहले जवान बच्चों को अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।